नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी लोग जो इस वीडियो में आए हैं, सभी भाइयों का एवं बहनों का एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडिया देश के लोगों के लिए एक बार फिर से एक और नया वैकेंसी, एक और नई रिक्रूटमेंट, एक और नई जॉब आ चुकी है, जिसके अंदर संख्या जो है वैकेंसियों की वो है 3446। ये वैकेंसी आई है दोस्तों, मतलब कि लगभग 3500 के करीब लोगों को, 3444 के करीब 3446 लोगों को इंडिया देश में जॉब मिलने जा रही है। इस रिक्रूटमेंट में ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल हैं और ये जॉब गवर्नमेंट जॉब होगी, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब होगी। ये जॉब होगी स्टेट उत्तर प्रदेश में। मतलब जो लोग भी इंडिया देश में मुझे किसी भी जगह से सुन पा रहे हैं, कर्नाटका से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, तेलंगाना से, राजस्थान से, मेघालय, मणिपुर से, या इंडिया देश की किसी भी यूनियन टेरिटोरी या किसी भी स्टेट से, पूरे इंडिया देश में किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी से आप अगर सुन पा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि आप सभी के लिए एक बड़ा रिक्रूटमेंट 3446 वैकेंसियों पर आउट हो चुका है एजीटीए के ऊपर, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। एजीटीए इस पोस्ट का नाम है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट इस पोस्ट का नाम है, और इसके ऊपर 3446 लोगों की वैकेंसी रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ग्रुप सी का पोस्ट है। एक वीडियो मैं आप लोगों को जल्द ही देने वाला हूँ। मैं इससे अगला एक काम करता हूँ, एक वीडियो आप लोगों को इसमें एक अलग से दूंगा, जो कि आप लोगों को दूंगा कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ग्रुप वाइज कौन कौन से पोस्ट आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को बता दूं, पूरे इंडिया देश में अलग अलग वैकेंसियां जो आती है ना, वो इस तरीके से आती हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रुप 1, 2, 3, 4, ग्रुप ए बी सी डी, इस तरीके से ग्रुप वाइज होती है। बेसिकली ग्रुप ए वाले पोस्ट अच्छे होते हैं, फिर उससे कम लेवल के बी सी डी इस तरीके से चलते हैं। और इसमें भी आपका ग्रुप ए बी सी में भी ऐसा चलता है। ग्रुप बी के कुछ पोस्ट गैजेटेड, कुछ नॉन गैजेटेड, कुछ मिनिस्ट्रियल, कुछ नॉन मिनिस्ट्रियल, मतलब ऐसे पोस्ट जिसमें कैंडिडेट खुद कुछ फैसले ले सकता है, खुद फैसले कुछ नहीं ले सकता, तो वो नॉन गैजेटेड होते हैं। कुछ फैसले वो अगर ले भी रहा है और अगर उसका पोस्ट गजेटेड है, तो खासकर अगर उसका पोस्ट गजेटेड है तो उसके स्टैंप और साइन हर जगह माने जाएंगे। किसी भी काम के लिए उसने कोई भी ऑर्डर दिया है या कोई भी चीज कही है, तो ये फर्क हो जाता है। गजेटेड, नॉन गजेटेड इस तरीके से चलता है। दूसरा इसके अंदर चलता है आप लोगों का पोस्ट वाइज, कि भाई ग्रुप ए बी सी डी इस तरीके से पोस्ट होते हैं। उसके अंदर गजेटेड, नॉन गजेटेड, मिनिस्ट्रियल, नॉन मिनिस्ट्रियल, ये सारे पोस्ट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिक्रूटमेंट्स चलती है। ये तो गवर्नमेंट जॉब्स की बात है। इसमें प्राइवेट सेक्टर वालों ने भी अपने अपने वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के जो है रिक्रूट करने के लिए ग्रुप और ग्रेड वाइज बना के रखते हैं वो लोग, कि कौन किस लेवल में आएगा ऑफिसर, जिससे कि उनका जो है एक एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स बना रहे कि किसको कितना पे मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, और किस तरीके से हमको जो है ये सारा जो है संभालना है पूरा विभाग। तो इस तरीके से इन्होंने ग्रेड में डिवीजन लोगों के लिए रहता है वैकेंसियों में। ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं? ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया देश के यूपी स्टेट में जो आप लोगों का वैकेंसी आया वो भी इसी तरीके का है कुछ। वो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है, हालांकि वो ग्रुप सी में जॉब है, ग्रुप सी का पोस्ट है। पोस्ट का नाम है एजीटीए, और ये रिक्रूटमेंट पिछले साल भी आया था। हर ईयर आता है। अभी हर साल क्यों आता है भाई? एक बार में लोगों को नहीं मिल पाती क्या जॉब? इसलिए आता है हर साल, क्योंकि इसमें आप लोगों का यूपी पैट एलिजिबल होता है। यूपी पैट मतलब उत्तर प्रदेश प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रीलिम्स इसको कह लीजिए आप, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कि आपका यूपीएससी सिविल में हो रहा है ना। इसके अलावा आप लोगों का पीएससी वाले जो स्टेट वाले अपने लेवल का कराते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो अपना कराते हैं प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, वही सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से यूपी स्टेट में ग्रुप बी और सी की जितनी भी पोस्टें आएंगी, जितनी भी जॉब्स आएंगी स्टेट गवर्नमेंट्स में, उन सभी के लिए वो लोग कराएंगे एक प्रीलिम्स एग्जाम, जिसको इन्होंने पैट नाम दिया है। पैट एग्जाम कैंडिडेट ने पास किया, उसके बाद उसको सिर्फ एक मेन एग्जाम नाम का देना होगा। मतलब कि हर रिक्रूटमेंट का फिर वो मेन एग्जाम देगा, और मेन एग्जाम के बाद डायरेक्ट किसी पोस्ट में इंटरव्यू हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई डीवीओ के ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो इस तरीके का प्रोसेस चलता है। हर साल में बात करूँ तो हजारों की संख्या में यूपी स्टेट में पैट के थ्रू रिक्रूटमेंट हो जाती है, हजारों में। ठीक है, जैसे आप देखोगे हर साल, जैसे अभी इस बार की बात करूँ 2023 में जो लोग पैट 2023 वाले ईयर का जिन्होंने पैट दिया था, जिसका एग्जाम नवंबर
नवंबर मंथ में हुआ था और उसका रिजल्ट जनवरी में आया था, और फाइनल रिजल्ट अगर बात करूँ तो वो आपका अभी आया था। ये आपको याद हो, इसका रिजल्ट जो है आप लोगों का जनवरी में आ गया था, इसका पैट 2023 वालों का जनवरी एंड में आया था इसका रिजल्ट, पैट 23 वालों का। जिनके भी रिजल्ट में ये लिखा है कि भाई प्रोविजनली पास्ड, बेसिकली प्रोविजनल लिखा है या पास लिखा है ना, या ये लिखा है कि भाई उनका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो उनको मतलब यही है कि आप लोग पैट 24 के लिए मतलब बेसिकली आप लोग रिक्रूटमेंट्स ले सकते हो, वैकेंसियाँ ले सकते हो। नहीं तो अगर आप लोगों का अगर ऐसा लिखा है कि आप लोग रिक्रूटमेंट में अच्छा एग्जाम नहीं देकर आए हो तो आप पैट 25 भी दे सकते हो। बेसिकली पैट 24 का फॉर्म अभी आएगा, आप लोग वो भर देना। पैट 24 कब होगा, तो पैट 24 आपका नवंबर अक्टूबर में हो जाएगा। सेम पैट 25 कब होगा, तो पैट 25 भी इसी तरीके से नवंबर अक्टूबर में होता है। हर साल ये अक्टूबर के करीब आपका पैट एग्जाम होता है स्टेट यूपी में। सेंटर्स वहीं होते हैं लेकिन ऑल इंडिया लोग एलिजिबल होते हैं। कंडीशन पैट देने के लिए यही होती है, कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, 12th पास या अपीयर्ड फॉर्म भर सकता है पैट के लिए, वो पैट की वो जो है एलिजिबिलिटी है, ठीक है, पैट एग्जाम देने के लिए। हाँ, कुछ कुछ जगह पर, हाँ ठीक है, तो पैट रहता है ये यूपी स्टेट में। ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया एलिजिबल रखता है लोगों को, मतलब पूरे इंडिया देश का कैंडिडेट इसको जाकर भर के इस एग्ज़ाम को निकाल के स्टेट यूपी में पैट के थ्रू ग्रुप बी सी की वैकेंसियाँ ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब को, बड़े बड़े ऑफिसर्स पोस्ट इसमें रहती है। तो इस तरीके से मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि ये रिक्रूटमेंट जो अब आया है आप लोगों का AGTA का, ये भी पैट से ही लेंगे आपको, पैट 23 वालों से। पैट खराब चला गया हमारा, तो पैट हमने सही से नहीं निकाल पाए, पैट हमारा 23 हम प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, तो ऐसे में मैं आपसे यही कहूँगा भाई पैट 24 दे देना, पैट 24 25 दे दो, 25 दे दो, 24 दे दो, इस तरीके से दे दो। पैट में कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी बार दो, लेकिन पैट में ये भी सीन है कि भाई पैट का स्कोर कार्ड जो है ना वो 1 साल ही वैलिड रहता है। कैंडिडेट ने इस साल का पैट दिया है तो वो इस साल की वैकेंसियाँ ले पाएगा, अगले साल की नहीं लेगा। ये कंडीशन है यूपी स्टेट में गवर्नमेंट द्वारा कि भाई पैट किसी ने दिया तो वो पैट, अगर जैसे मान लो कोई पैट 22 वाला होगा तो वो ये वैकेंसी नहीं ले पाएगा, वो सिर्फ पैट 22 दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो वैकेंसियाँ सिर्फ 2023 ईयर वाली सारी ले पाएगा। सेम इसी तरीके से जिसने पैट 2023 दिया है वो 24 वाले वैकेंसियाँ सारी ले सकता है, वो अगली साल मतलब 1 साल उसके रिजल्ट को आए हुए हो गए तो उसके बाद उसको कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी। हालांकि पैट रिजल्ट से आप लोग ग्रुप सी के सारे नोटिफिकेशन पर एलिजिबल होते हो, इस बात को आप ध्यान रखें। वो सिर्फ अपना मेंस करा लेते हैं, उसके बाद DV करा के ज्वाइनिंग दे देते हैं, इस तरीके से प्रोसेस चलता है। ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वैकेंसी जो आपकी आ जाई है ये भी पूरे इंडिया देश के हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, पूरे इंडिया को एलिजिबल रख के ये वैकेंसी निकाली गई है। 3446 वैकेंसियाँ जो कि स्टेट गवर्नमेंट में जॉब जाएगी। ग्रुप सी का पोस्ट होगा, पोस्ट का नाम है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट AGTA। तो पूरा फाइल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, नोटिस का जो भी आपका है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फीस, सैलरी क्या मिलेगा, क्या काम करना होगा, पोस्ट टेम्परेरी है, परमानेंट है, और कैटेगरी वाइज किस तरीके से रिजर्वेशन है वैकेंसियों में, और हम लोग इस वैकेंसी को लेंगे तो क्या सही में हमारे लिए अच्छी है ये पोस्ट। तो सारी बातें हमारे अब आपके साथ इस वीडियो में हो रही हैं, तो ध्यान से समझें और समझ आ जाए तो आगे पूरे इंडिया में फैला दें इस जानकारी को, क्योंकि आपके लिए खास रहेगी। याद रखें यूपी स्टेट की वैकेंसी है तो वहीं आपको जाकर लेनी है, वहीं जॉब करनी है। याद रखें अगर आपने पैट 23 दिया था, इंडिया में किसी भी जगह से जाकर इसको दे दिया था तो आप लोग एलिजिबल हैं। आपका रिजल्ट आया होगा 30 जनवरी को आया था, तब आपने चेक किया होगा, वहाँ पर जो आपको रिजल्ट में पता लगा है उसके बाद आपको लगा है कि भाई आप पास कर गए हैं, अच्छा एग्ज़ाम गया है, तो आप इसको भर देना, आपका इसमें एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। उसके इसमें भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पास करके फिर DV जैसे प्रोसेस निकाल कर वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि भाई समझ आए सबको, सारी चीज़ें, कुछ गलती ना हो आप लोगों द्वारा, ठीक है। तो आप UPSSC के वेबसाइट पे आ जाना, इसका रजिस्ट्रेशन वीडियो अलग से दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पैट हो या कोई से भी एग्जाम पे अप्लाई करते हो उत्तर प्रदेश के सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के रिक्रूटमेंट्स के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले कैंडिडेट को करना है इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा वो, उसके लिए वीडियो मैं आपको दूंगा अलग से, फिर आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन सीख लेना। रजिस्ट्रेशन के बाद अपना वैकेंसियों पे फॉर्म भर लेना। वैकेंसियाँ आती रहती हैं हर महीने 1 से 2 वैकेंसियाँ निकलती ही रहती हैं, हर महीने निकलती हैं इसमें वैकेंसियाँ, यानी यूपी स्टेट के अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी में हर महीने वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो ये आपके लिए अच्छा है, मतलब आपको 12 महीने पूरे वैकेंसियाँ देखने को मिलती ही रहेंगी अगर आपने पैट उस साल का दिया है तो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द वैकेंसी पैट वाली आती हैं, कुछ वैकेंसी ऐसी भी होती है इसमें जो विदाउट पैट वाली भी आती हैं। हाँ,
ठीक है, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कह दिया कि भाई हमें ये कैंडिडेट चाहिए इस पोस्ट पर, एग्जाम चाहिए, हमें एग्जाम कराएंगे, हम ले लेंगे उसको, क्वालिफिकेशन है तो हम ले लेंगे। तो कुछ डायरेक्ट आ जाती हैं और कुछ पैट बेसिस पर आती है, पैट बेसिस पर ज़्यादा आती हैं इसके अंदर, इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए तो हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में कि क्या रिक्रूटमेंट आया। तो आप आज देख सकते हो ये आपका नोटिफिकेशन है, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, ठीक है, मुख्य परीक्षा। मुख्य क्यों बोल रहे हैं, इसका मेंस कब हुआ इस रिक्रूटमेंट के लिए, आप तो मेंस एग्जाम ले रहे हो, तो इसका इंटरव्यू कब, उसका जो है प्रीलिम्स एग्जाम कब हो गया, जब आप मुख्य परीक्षा ले रहे हो। तो प्रीलिम्स एग्जाम आपका वही माना जाता है यूपी पैट वाला, ठीक है, क्योंकि वो जनरली वो उसका सिलेबस, उसका एग्जाम पैटर्न ही ऐसा है, वो जनरल देख कर लिया जाता है उस एग्जाम को, उसका सिलेबस भी इसी तरीके का बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको जान लेते हैं। फॉर्म आपका चालू होगा, अभी महीना भर है फॉर्म चालू होने में। चलिए पूरा रिक्रूटमेंट का ये फाइल डिस्कस करूंगा। देखिए उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, यानी कि यूपी ट्रिपल SC है, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ जगह पर है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये 7वां रिक्रूटमेंट है हमारा। इससे पहले हम 6 नोटिस निकाल चुके हैं। प्राविधिक सहायक मतलब आप लोगों का हो जाता है इसमें एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, ये इस पोस्ट का नाम है, ग्रुप सी का है। इन्होंने देखिए आज नोटिस दिया, ये डेट आपको दिख रही होगी 4 अप्रैल, और आप यहाँ से भी समझ सकते हैं 4 अप्रैल, ठीक है, सॉरी 4 मार्च, अप्रैल बोल दिया, 4 मार्च, 4/3 है ना, तो मतलब 4 मार्च हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन इन्होंने बोला है 1 मई 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 31 मई को क्लोज होंगे। तो करीब करीब 1 मंथ का समय यहाँ पर इन्होंने दे दिया आप लोगों को फॉर्म डालने का, वो भी पूरा महीना मई वाला दे दिया है। 5वां महीना इन्होंने पूरा आपके फॉर्म भरने के लिए रख दिया, और छठे महीने की 7 तारीख तक आपसे कह रहे हैं कि आप अपना जो है शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन, मतलब भाई किसी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, उससे गलतियां हो रही हैं, वो मान लो अपने पापा जी का नाम सही से नहीं डाल पा रहा है, मदर का नाम सही नहीं डाल पा रहा है, या फिर आधार कार्ड या कोई ID प्रूफ की डिटेल गलत डाल रहा है, मेल वगैरह में कुछ गलतियां कर रहा है, सेंटर सिलेक्शन में गलतियां कर रहा है, ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स में गलतियां कर रहा है, तो वो उसको सुधार सकता है। नहीं तो उसके लिए बेसिकली हर चीज़ में करेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो याद रखें, करेक्शन जब आपका चल रहा होगा ना, जैसे कि आपको बता दूं, ये आपका चलेगा 1 जून से 7 जून तक करेक्शन चलेगा। भाई गलतियां हो गई तो सारी गलतियों में नहीं सुधार पाओगे, तो इसीलिए याद रखें कुछ ही गलतियों में सुधार हो सकता है, वो इसी नोटिस में इन्होंने बता रखा है कि किस किस को आप सुधार सकते हो। अब भाग 1 खंड का सामान्य आदेश अनुदेश, अब सबसे पहले आप ये देखिए, इन्होंने ये कहा है, हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं प्राविधिक ग्रुप सी में सहायक पोस्ट पर, ठीक है। इन्होंने ये बोला है कि अंतर्गत कृषि निदेशक हमें यहाँ पर चाहिए, कृषि निदेशक चाहिए, कृषि विभाग कृषि निदेशक हमें यहाँ पर चाहिए, कि इसके अंतर्गत मतलब प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा हो रही है, इसके अंदर हम आपको लेंगे कृषि निदेशक को लेंगे, और कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के अंदर हम लेंगे यूपी स्टेट में के नियंत्रणाधीन प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के कुल, आप देखो टोटल वैकेंसी जो मैंने आपको बताई 3446 टोटल वैकेंसी है। हेतु भारत के नागरिक, मतलब कि इंडिया देश के सिटीजन है तो फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है भाई इंडिया देश के सिटीजन कैसे, हमें कैसे पता लगे, हम इंडिया देश में तो हैं, हमें लेकिन नहीं पता हम सिटीजन है या नहीं। तो भाई इसके लिए ऐसा होता है, इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई होता है कि भाई इंडियन सिटीजनशिप आप ले सकते हो अप्लाई करके, उसके बाद आप लोग इंडिया के सिटीजन कहलाते हो। हालांकि 1 से ज़्यादा देशों की भी ली जा सकती है सिटीजनशिप, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन में भी। ऑनलाइन अपने सिटीजनशिप अप्लाई कर दी, सिटीजनशिप मिल गई, बस हो गया। सिटीजनशिप मिलने के बाद तो आप इंडिया देश की सारी वैकेंसी पर एलिजिबल हो जाते हो। बाकी आपको क्वालिफिकेशन एज लिमिट वाइज होना चाहिए, बस इतना ही होता है, तो आप लोग इस तरीके से पूरे देश की वैकेंसियों पे एलिजिबल हो जाते हैं। प्राविधिक सहायक ग्रुप सी का जो इसमें एग्जाम होगा, मुख्य एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें वही लोग फॉर्म भरेंगे, हेतु अभ्यर्थी की शॉर्टलिस्टिंग उसके प्रारंभिक, मान लो आपने पैट 23 दिया है ना, तभी आप लोग फॉर्म भरोगे, के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी, मतलब पैट 2023, ठीक है, 23 वालों की बात कर रहा हूँ। इन्होंने अगर पैट 2023 दिया है उनका, और वो लोग पैट 2023 वाले इस पे फॉर्म डालेंगे। अंत इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक पैट 23 में सम्मिलित हुए हैं एवं उनके आयोग द्वारा स्कोर या फिर जो कार्ड होता है स्कोर कार्ड वैध संख्या मातक स्कोर के साथ जारी किया गया है। मतलब कि भाई एक वैलिड, एक पॉजिटिव स्कोर लाया है वो कैंडिडेट, 10 लाया, 12 लाया, 15 लाया, एक अच्छे नेगेटिव में नहीं गया हो, एक अच्छे नंबर ले आया, पॉजिटिव में ले आया और उसका रिजल्ट आ गया है और पैट में वो बैठा था, तो वही फॉर्म भरेगा। 23 वाला, 22 वाला, 21 वाला नहीं भरेगा। उसको अब क्या करना है, मान के चलो कोई कैंडिडेट इस वीडियो में आ गया है, और मान लो कोई कैंडिडेट इस वीडियो में आया है और वो आया है तेलंगाना से, ठीक है, या फिर तमिलनाडु से ले लेते हैं कि कोई कैंडिडेट इस वीडियो में मुझे देख रहा है
तमिलनाडु से, और वो कह रहा है भाई मैं भी यूपी स्टेट में पैट देकर आया हूँ, लेकिन मैंने 2021 के समय दिया था, ठीक है, तो यार मैं इसमें ले सकता हूँ इस वैकेंसी को। तो मैं भाई यही कहूँगा कि पैट आप दोबारा भरो, 24 वाला दो अब, या 25 वाला देना, जिससे कि आप लोग, क्योंकि पैट का क्या सीन है दोस्तों, स्टेट में एक ही बार एक ही साल की वैकेंसी ले सकते हो, फिर दोबारा से पैट देना होता है, ठीक है। पैट की फीस वही है 125 या 100 रुपये के करीब है, और फॉर्म भर के पैट आप दे सकते हैं। पैट देने का बाद कैंडिडेट पूरे स्टेट भर की ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसियों के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, जो उसकी जो भी आएंगी। पैट के लिए कंडीशन ये होती है कैंडिडेट इंडिया देश का सिटीजन हो, वो जो भी अगर वो 12th पास मिनिमम चाहिए होता है, ग्रेजुएट और ये सारे लोग भी भर सकते हैं, ये इसकी अलग क्वालिफिकेशन होती है। और बाकी तो पैट के बाद आप लोग वैकेंसियाँ ले ही सकते हो, एक ही साल मिलती हैं, फिर दोबारा भरो, वही सारा कुछ चलता है, ठीक है। अब पैट का स्कोर क्या है ना दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन स्कोर में आता है। क्यों? क्योंकि पैट का एग्जाम जो है वो एक शिफ्ट में नहीं होता, वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है। पैट का एग्जाम वो 4 शिफ्ट में होता है, एक लगातार 2 दिन के 4 शिफ्ट के अंदर 2-2 दिन में 2-2 शिफ्ट में हो जाता है। इस तरीके से 4 शिफ्ट में पैट एग्जाम होता है यूपी स्टेट में, ठीक है। तो आप याद रखें, पैट अगर देना है तो 24 वाला दे देना, तैयारी आपको मिल जाएगी, बहुत आसान सिलेबस है, उसको निकाल कर लिया जा सकता है। परंतु यह है कि जब तक आयोग, ठीक है, अगर मान के चलो आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, ऐसे लोग भी होंगे जिनका रिजल्ट अभी वेटिंग में चल रहा होगा, प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। जिसके मार्क्स 0 या उससे कम आए हैं ना उसके परसेंटाइल में, तो वो फॉर्म ना भरे, क्योंकि वो उसके नेगेटिव में जा रहे हैं, तो वो फॉर्म ना भरे, ठीक है। तो मतलब पैट देने वाले लोग प्लस 0 से ऊपर नंबर लाने वाले लोग ही इसके अंदर फॉर्म भरते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। हाँ, तो पैट 23 वाले ही फॉर्म भरेंगे, इतना याद रखें। आपका रिजल्ट आ गया था और वहाँ पर अगर 0 नहीं लिखा है, 2 नंबर भी लिखा है, 10 भी लिखा है, 10.334446 भी लिखा है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब विशेष अनुदेश इन्होंने बोला है खंड ख। अब ये खंड ख में क्या बोल रहे हैं आप वो समझिए। देखिए इन्होंने बोला है इस रिक्रूटमेंट के लिए हम आपका मेंस एग्जाम लेंगे, और प्री तो आप लोगों ने पैट दे ही दिया है, उसके बेस पर सिलेक्शन होगा, वही सारी बातें बोल रहे हैं। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ बोल रहे हैं, तो उसको पढ़ लेना, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट आप देख लेना भाई लोगों, ये सब ध्यान से देख लेना, इसमें आपके काम का रहेगा ये सारा चीज़ें। हाँ, अब देखिए आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने जब पैट का फॉर्म भरा था, यूपी पैट, उत्तर प्रदेश के प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट एग्जाम 23 वालों ने, तो उनको याद होगा कि उन्होंने पैट भरते समय अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा सबसे पहले। तो उन्होंने उस जब फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरते समय उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है इसी वेबसाइट पर, इसी इसी वेबसाइट पर लॉगिन करना है, और उसके बाद ही फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से करना होगा। तो मतलब कि पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, लॉगिन करे, और फिर ही आप लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरोगे। अलग से मत करना आप नया रजिस्ट्रेशन करने लगे, नहीं भाई, पैट किस लिए दिया है, फिर पैट दिया है ना, तो वहीं से लॉगिन हो गया आप लोगों का, वही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें लिखी हैं, कुछ पॉइंट और यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर इन्होंने कुछ बोला है। अब देखिए यहाँ पर ना ये कुछ पॉइंट बोल रहे हैं, देखिए इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर बोला है खंड ग, इसमें बोल रहे हैं अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या जनरेट करने की प्रक्रिया। आप कैसे जनरेट करोगे? आयोग की वेबसाइट पर इन अभ्यर्थियों को सीधे लेटरल एंट्री हेतु दिनांक 20 मार्च 2024 से अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण संख्या ऑनलाइन जनरेट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा जी, देखिए अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर 2384 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभ्यर्थी बेसिकली जिन्होंने पैट दिया था, उनको ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को 20 मार्च से आप लोगों को ना एक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन जनरेट करने के लिए आप लोगों को एक ऑप्शन प्रोवाइड कराएंगे ये 20 मार्च को, ठीक है, जो कि दिनांक 20 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी। उसके उक्त अंतिम तिथि के उपरांत इन अभ्यर्थियों द्वारा अस्थायी अस्थायी यानी कि टेम्परेरी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाना संभव नहीं होगा। अच्छा जी,
बेसिकली आप लोगों ने अपना पैट एग्जाम 23 का दे दिया है, उससे आप लोग उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से अपनी डिटेल्स डाल के लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हो इस रिक्रूटमेंट का। हालांकि आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, तो आप लोगों को इन्होंने कहा है कि इतने लोगों के लिए हम 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल कराएंगे। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लोगों को जनरेट करना होगा। बेसिकली आप सभी के लिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर टेम्प्रेरी वाला, कि आप लोग एक टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो, उसके लिए हम आप लोगों को ऑनलाइन एक सुविधा जनरेट कराएंगे, जिससे आप लोग ऑनलाइन अपना जो है टेम्प्रेरी पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करो, और वो जनरेट करके उसी की वजह से आप लॉगिन करके फॉर्म आगे भर पाओगे। इस दिए गए समय में अगर मान के चलो भाई आप लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं किया, तो फिर आप लोग फिर फॉर्म नहीं भर सकते। ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने पैट 23 दिया है और वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जानते हैं, तो उनको ऐसे करना है। जिनको पता है उनको तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन करके सारा करके फॉर्म भर ही लेना है। जिनके पास नहीं है, भूल गए हैं, नहीं पता, तो वह लोग इस दिए गए समय के बीच में इनके द्वारा एक टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए एक पोर्टल ओपन होगा, वहाँ से आप लोग जनरेट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट है, आप इसको रीड कर लेना। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप पढ़ लें थोड़ा सा अच्छे से। हाँ, कोई शुल्क नहीं लेंगे। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपसे टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करवाया जाएगा जिसकी मदद से आप अपना आगे का फॉर्म भरोगे, तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। बस इस समय के बीच में एक्टिव हो जाना। जैसे कि आप लोग ध्यान से इधर देख लो, मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन। आप लोगों को मेंस एग्जाम के लिए फॉर्म कैसे भरना है वो इन्होंने यहाँ दे रखा है। फॉर्म भरने का साफ साफ प्रोसेस है। कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन पहले से ही कर रखा है, बस अपना लॉगिन करेगा और फॉर्म भर देगा इस वैकेंसी पे। फॉर्म भरने के लिए 31 मई इन्होंने लास्ट टाइम दिया है फॉर्म भरने का। अब बात आता है, कोई कैंडिडेट कहे कि मेरे को आरक्षण का फायदा चाहिए, जैसे कि मैं एससी हूँ, ओबीसी हूँ, एसटी हूँ, इन सब के रिलैक्सेशन तो स्टेट के लोगों को ही मिलते हैं इस रिक्रूटमेंट में, याद रखें। बाहर वाले लोगों को जनरल से ही ये वैकेंसी मिलती है। जैसा कि उन्होंने पैट को भी जनरल से ही दिया होगा, वही सारी चीज़ें रहती हैं। आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी वो आप यहाँ से समझ लें। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि आप कैसे पहले लॉगिन करेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे, फोटो अपलोड, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, डिक्लेरेशन किया कि हाँ सब कुछ सही है, फॉर्म जमा कर दिया, पेमेंट जमा कर दी और हो गया। अब बात आती है इसकी पेमेंट कितनी होगी, तो 25 रुपये इसमें चार्ज होंगे आप लोगों के। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है हर वर्ग से सिर्फ 25 रुपये लेंगे इस फॉर्म के। प्रोसेसिंग चार्ज है ये, देखिए प्रोसेसिंग हो गए, ऑनलाइन प्रक्रिया, हाँ प्रोसेसिंग चार्ज है। फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि पैट में कैंडिडेट ने फॉर्म के पैसे पहले ही दिए थे, तो वो उससे यहाँ पर चार्ज नहीं होने हैं। अब बात आती है इसके मेंस एग्जाम में क्या कुछ पूछ लेंगे ये लोग, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म में अगर मान लो फॉर्म भर रहे हैं, गलती हो जाती है, तो आपको इन्होंने बोला है अनुमति दी जाएगी। इन्होंने कहा है द्वारा आपको निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है, उक्त नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट ने अपने मान के चलो नाम में वर्तनी की गलती, ठीक है, पिता और पिता का नाम गलत डाल दिया उसने, पत्राचार का पता गलत, मतलब अपना एड्रेस गलत डाल दिया उसने, ठीक है। उसने मान के चलो जाति की श्रेणी वो उसने गलत डाल दी है, जेंडर गलत डाल दिया है। ये सारी चीज़ें अगर गलत डाल दी है तो इसमें आप लोग सुधार कर सकते हो। ये इसमें लिखा है ना कि निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित, मतलब जो नीचे लिस्ट दी गई है इनमें आप लोग चेंजेस कर सकते हो। अब इसके अलावा जो भी फॉर्म के अंदर डिटेल्स होंगी उसमें चेंजेस नहीं होगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से भर लेना। कहीं कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि करेक्शन समय मिलेगा तो हम सब चीज़ों में बदलाव कर देंगे, नहीं, सब चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ से रीड करें। पदों का विवरण मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ किस तरीके से है। तो टोटल वैकेंसी आपको बता दूँ, कृषि निदेशक का पोस्ट है ये, यानी कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट इसको कहा जा रहा है, और ये कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाएगा, स्टेट उत्तर प्रदेश में। पद का नाम देखो, पद का नाम क्या है, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी इस पोस्ट का नाम है। और इसमें आप लोग देख सकते हो विभाग का नाम आपने समझ लिया, और इसके आगे आप लोगों ने पोस्ट का नाम देख लिया। अब वेतन कितना सैलरी मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप देखिए वेतन बैंड इनफिस में लिखा है 5 to लेकर 20,200, ग्रेड पे इसमें इतना लिखा है। तो आप इसको मान के चलें कि इसको और ग्रेड पे, तो इसका मतलब ये हो जाता है आप लोगों को जो मिलेंगे वो 25,000 से लेके 80,000 तक का लेवल 4 का ये सैलरी आता है। स्टेट गवर्नमेंट की चौथे लेवल में ये सैलरी है, जिसके अंदर आप लोगों को इसमें मिलने हैं 30,000 प्लस मिलेंगे। हाँ, मैं इतना कंफर्म कर देता हूँ आपको 25-30 हज़ार के करीब, उससे भी ज़्यादा
30,000 प्लस इसमें आप लोग मान सकते हो। वहीं मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर रिजर्वेशन इस तरीके से, जनरल वालों की वैकेंसी 1813 है, वहीं एससी वालों की 509 है, यानी कि यूपीएससी इतनी है, यूपीएससी मतलब यूपी स्टेट एससी, यूपीएससी के यूपी के ही एसटी अगर मैं बात करूँ इतनी है। तो अपनी अपनी वैकेंसियाँ देख लें। टोटल वैकेंसी मैंने आपको पहले ही बता दी। ये पोस्ट अस्थाई है, मतलब जॉब परमानेंट होगी, आप लोग रिटायरमेंट तक इस वैकेंसी पर रहोगे, ये पोस्टें परमानेंट है, ठीक है। अब बात आते हैं रिजर्वेशंस, कुछ बात करें तो टोटल वैकेंसियों में से इसके अंदर महिलाओं की वैकेंसी 689 होंगी, मतलब सारी वैकेंसियों में से महिलाओं को मिलेंगी 689। उसमें से भी अगर बात करें टोटल में से जो एक्स सर्विस मैन होंगे, भूतपूर्व सैनिक जो नेवी आर्मी एयरफोर्स में काम कर चुके हैं, उनकी वैकेंसी 172 टोटल में से हैं। डिसेबल्ड वाले भी अपनी वैकेंसियाँ देख लें, डिसेबिलिटीज़ की फुल फॉर्म देख लें। आरक्षण अगर चाहिए तो वो सिर्फ स्टेट के लोगों को ही मिलना है, यूपी के बाहर वालों को नहीं मिलेगा। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी सिंपल है, कैंडिडेट को पैट 2023 में अपीयर तो होना ही चाहिए, उसका रिजल्ट पास तो होना ही चाहिए, 0 से उसके ऊपर मार्क्स होने ही चाहिए, ऊपर पॉजिटिव में होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया देश का नागरिक हो, उसके भी अलावा यहाँ पर भारत में किसी भी इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से अगर वो कैंडिडेट जाकर जो है अपना बैचलर डिग्री कर चुका है कृषि में, ठीक है, कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष, यथा उसने अगर बीएससी ऑनर्स करा है कृषि का, कृषि बीएससी ऑनर्स, या फिर बीएससी उद्यान, या फिर बीएससी ऑनर्स, ऑनर्स लिखाइए, बीएससी ऑनर्स, और इसके अलावा उद्यान में, मतलब उसने अगर बीएससी ऑनर्स किया है उद्यान में, या फिर बीएससी उद्यान किया है, सेम उसने अगर बीएससी कृषि में किया है, या फिर बीएससी ऑनर्स कृषि में किया है, एग्रीकल्चर में किया है, तो बेसिकली वो एलिजिबल है, ठीक है। फॉरेस्ट्री वाला भी एलिजिबल है, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, और इसके अलावा बीटेक अगर कृषि अभियंत्रण में कर रखा है उसने, या फिर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा। बेसिकली इन्होंने साफ साफ ये कहा है कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास आउट हो, भले ही वो आप लोगों का बीएससी में हो या फिर बीटेक में हो, वो एग्रीकल्चर का हो, कृषि साइड का हो, एग्रीकल्चर का हो, ठीक है। फॉरेस्ट्री का भी हम ले लेंगे, उद्यान का भी हम ले लेंगे, ये भी इन्होंने क्लियर करा है इसके अंदर। गृह विज्ञान वाले को भी ये लोग ले लेंगे। देखिए बीएससी गृह विज्ञान वाला और ये सब लोग सभी प्राप्त होना आवश्यक है, कोई भी एक अगर कराए इसमें से आप लोग कर सकते हैं फॉर्म। तो बेसिकली बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, या फिर बैचलर डिग्री इन फॉरेस्ट्री, बैचलर डिग्री इन होम साइंस, इनमें से अगर आप लोगों का है, भले ही वो बैचलर डिग्री हो या फिर वो बैचलर डिग्री ऑनर्स का हो, तो दोनों ही एक्सेप्ट होंगे। अधिमानी अर्हता, ठीक है, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट, प्लस पैट उसने दिया है वो तो चाहिए ही चाहिए। अधिमानी अर्हता, बाकी कुछ बातें लिखी हैं। अधिमानी मतलब कि अगर एनसीसी वाला होगा तो उसको कुछ अलग फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि मेंस के एग्ज़ाम में से कुछ मार्क्स उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि वो एनसीसी बी ग्रेड का सर्टिफिकेट होल्डर है। तो इस तरीके के फ़ायदे इन्होंने बताए हैं। एज कितनी चाहिए? 21 प्लस 40 बिलो कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। 40 प्लस कर गया है तो वो SC/ST होगा तो 45 तक भी भर सकता है, OBC NCL है तो वो 43 तक भी भर सकता है, लेकिन स्टेट यूपी का। ऑल इंडिया तो 40 से नीचे ही फॉर्म भरेंगे। चयन का जो आपका सिलेक्शन होगा वो साफ सा हो जाएगा, आप लोग इस रिटर्न एग्ज़ाम को दोगे, मेंस को, इसको पास करोगे, उसी के बिहाफ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, कुछ नोट लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको आप चाहो तो रीड कर लेना, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पे। हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये क्या चीज़ है, ये आप लोगों का क्या लिखा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये तो ऐसे ही एप्लीकेशन है, इसी रिक्रूटमेंट को कराने के लिए एक एप्लीकेशन है, वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम ये समझते हैं ये जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसके अंदर कैसे होने वाला है, कितने मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख लो, तीन पार्ट आएंगे, भाग 1, 2, 3। फसल विज्ञान आएगा इसके अंदर, उसके अलावा जैव तकनीकी आएगी, पादव, और इसके अलावा प्रजनन और क्रैम्प और फिजियोलॉजी आएगी। ये आपकी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स में आएंगे।
फसल विज्ञान के तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स में दे ही रहे हैं। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान के 5 क्वेश्चन 5 नंबर में दे ही रहे हैं। भाग 2 में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी देंगे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स में। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी मतलब यूपी स्टेट की जीके पूछेंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स में। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर में पूछ रहे हैं। 3 पार्ट देंगे, 3 सेक्शन दे देंगे, 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय कैंडिडेट को इस एग्जाम को पूरा करने के लिए उसको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, एग्जाम पैटर्न आपने समझ लिया। नोट इन्होंने बोला है कोई आंसर किसी ने अगर गलत किया नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, मतलब कि अगर किसी कैंडिडेट ने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत किया तो उसके मार्क्स 1/4 नेगेटिव में जाएंगे। सही करने पर अगर 1 नंबर दे रहे हैं तो गलत करने पर हम 0.25 काट भी लेंगे, ये इन्होंने बोला है। अब आपको सिलेबस दिखाता हूँ। फसल विज्ञान में फसलों का वर्गीकरण और प्रदेश मतलब यूपी स्टेट के अंदर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न, ठीक है, और दलहनी और तिलहनी और मिलेटस और रेशेदार और नकदी फसलें, और इसके अलावा मसाले और एवं चारा वाली फसलें, फल फूल सब्जी तथा प्रमुख फलों की खेती की उत्पादन तकनीक एवं सत्य क्रियाएं आपको बतानी होंगी, वो सब पढ़नी होंगी बेसिकली। फसल कटाई उपरांत उपज प्रबंधन, फसल एवं सब्जी का संरक्षण व प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो कुल मिला के ये आपको फसल के लिए सारा चीज़ें पढ़ना होगा। बीज का महत्व कितना होता है, कितने तरह के सीड्स होते हैं बेसिकली, वो ये सब चीज़ें। भाई ये सब चीज़ें तो क्या है ना, स्कूल्स की आप ऐसे सोशल साइंस की स्टडी में कई बार पढ़ा देते हैं वो लोग, 6 क्लास में 7 8 में 10 9 10 में तो पढ़ा दी जाती है, बड़ी आसान होती है सब। तो ये तो आप निकाल ही लोगे दोस्तों, बहुत आसान सिलेबस रहेगा। तो आप देख सकते हो फसल वालों का है, जैव तकनीकी वाला भी देख लेंगे, मृदा एवं जल प्रबंधन वाले भी अपना है, मतलब ये सारा टॉपिक आपके पेपर में आएगा। तो ये सब आप ध्यान से इसको देख लेना। ये भाग 1 का ही है सिर्फ, भाग 2 में आप देखोगे ये सब पूछेंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है। इन्होंने वही सारा पैटर्न इंग्लिश में भी दिया है। हो सकता है कोई इसी एग्जाम को इंग्लिश में दे तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ठीक है। क्रॉप साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन और डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के बहुत सारे टॉपिक, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। सिलेबस समझ आ गया, एज लिमिट समझ आ गई। अब कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। ये आप लोगों का एससी सर्टिफिकेट है स्टेट यूपी का, इसके रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। सेम एसटी को भी मिल जाएगा, राज्य के ओबीसी वालों को भी मिलेगा एनसीएल वालों में, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। और आर्थिक वर्ग से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस वालों को ये वाला फॉर्म लगाना है, यूपी स्टेट के ही हों, याद रखें। बाहर वालों को मैं साफ कहूँगा जनरल से ही फॉर्म डालना इस वैकेंसी पर, ठीक है। ये फ्रीडम फाइटर्स के डिफेंडर के लिए ये फॉर्म दिया है। अगर उस लोगों को वो वाली वैकेंसियाँ चाहिए तो उसके लिए ये डालना होगा। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म है, कैंडिडेट को 1 से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो ये वाला फॉर्म डाले। और इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन आपका हो चुका है। अब देखिए कास्ट सारे सर्टिफिकेट हमने डिस्कस कर लिए हैं, सिलेबस आपसे डिस्कस कर लिया है, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया है, एलिजिबिलिटी डिस्कस कर दी है, सैलरी डिस्कस कर दी है, फॉर्म की डेट्स मैंने डिस्कस कर दी है, फॉर्म की फ़ीस भी मैंने डिस्कस कर दी है। इसके अलावा आपका मैंने पोस्ट मैंने बता दिया है, वैकेंसी कैटेगरी वाइज मैंने बता दी कितनी होंगी। एग्जाम इसमें मेंस नाम से होगा, प्रीलिम्स यूपी पैट वाले भरेंगे 23 वाले, इसके पीछे वाले लोग नहीं डालेंगे, सिर्फ 23 वालों को डालना है। और अगर कैंडिडेट को अब पता चला है कि पैट नाम से एग्जाम होता है स्टेट में, तो पहले पैट का नोटिफिकेशन वीडियो देखे और उसके बाद मैं यही कहूँगा कि 24 के लिए पैट डाल दे, फॉर्म डाल दे पैट के लिए, और फिर वो अपना एग्जाम देके फिर 24 के बाद जो उसको 25 में वैकेंसियाँ दिखेंगी वो सारी उसी के लिए होंगी, उसके पीछे वाले लोग वैकेंसियाँ नहीं ले सकते, ठीक है। तो एक कास्ट सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, सिलेबस मैंने आपको क्लियर कर दिया है, एग्जाम पैटर्न क्लियर कर दिया है और एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई डाउट लग जाए इस रिक्रूटमेंट में आप बता देना। ऑल इंडिया लोग एलिजिबल हैं बट पैट अपीयर 2023, ठीक है। हाँ, आपका रिजल्ट आया होगा, आपने देखा वहाँ पर अगर आपके मार्क्स 0 से ऊपर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। प्लस इसमें ग्रेजुएट चाहिए, वो कैंडिडेट ग्रेजुएट हो, एग्रीकल्चर में हो, होम साइंस में हो, फॉरेस्ट्री में भी है, तभी वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पूरा फाइल कवर कर दिया है। कोई डाउट है हो दोबारा से बोल रहा हूँ ज़रूर बताना, ठीक है। और इस जानकारी को पूरे विश्व भर में शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।